हाय एवरीवन, मैंने लास्ट लेक्चर लेसन को कंप्लीट किया था और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों करने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं वही कराने वाला हूं और मैं उससे पहले बता दूं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं हम और लोगों की तरह। हमारा मेन काम है कॉन्सेप्ट को समझना और मैं अगर वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो मेरा मेन एम है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, ना कि आप क्वेश्चंस को रट लो। तो बच्चों हम इस तरीके से आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि कोई भी बाहर से कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, आप हर एक बुक का उस कॉन्सेप्ट से आप हर एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, पूरे लेसन को एक 10 से 15 मिनट में पूरे लेसन को रिवाइज कर दूंगा वापस से एक शॉर्ट में। जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है, उस कॉन्सेप्ट को सामने रख के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो मैं बता दूं बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर क्या है। तो मैंने आपको बताया था मैटर हर वो चीज जिसमें वजन हो और जो जगह छेके उसको मैटर बोलते हैं, है कि नहीं। तो बच्चों मैटर के बारे में मैंने ये भी बोला था कि ये दो कंडीशन फॉलो होने चाहिए, वॉल्यूम और मास वाला। अगर इसके अलावा कंडीशंस, अगर इन दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वो मैटर नहीं कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लव, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें मैटर नहीं है ना। ये चीज हमने देखा था मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो बेटा आपको एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ही पेज नंबर 3 पे पहला क्वेश्चन यही है कि बताओ मैटर कौन कौन से हैं इनमें से। उसमें कुछ ऑप्शन उन्होंने दिया है, लव दिया है, स्मेल दिया है, ठीक है, चेयर दिया है, एयर दिया है। तो आपको बताना है। तो आप जानते हैं एयर क्या है, मैटर है। चेयर क्या है, मैटर है। स्मेल जो है खुशबू है, क्या वो मैटर है? जी नहीं, वो मैटर नहीं है। जिस तरह लव मैटर नहीं है उसी तरह स्मेल भी मैटर नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूं परफ्यूम तो परफ्यूम मैटर हो जाएगा, लेकिन उसका स्मेल वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ये होगी मैटर की बात। बच्चों आगे मैंने आपको बोला था कि मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला फिजिकल नेचर, ठीक है, फिजिकल नेचर में मैंने आपको बोला था कि फिजिकली कैसा है वो, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है सर, है ना। किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है वो। ठीक है, जिसके लिए हमने क्या देखा था, डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट देखा था और इसके अलावा ब्राउनियन मोशन का एक्सपेरिमेंट देखा था। ठीक है, अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, सारी छोटी छोटी चीजें को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाएं और पूरा वीडियो देखो आप। अगर बाकी के जो मेरे लेक्चर्स के सारे वीडियोस आप देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा कि आप उसको ना कर पाओ। बाय द वे, फिजिकल नेचर में हमने डिफ्यूजन को डिस्कस किया था बच्चों, और किसको डिस्कस किया था, और ब्राउनियन मोशन को डिस्कस किया था, है ना। और इसमें मैंने बोला था फिजिकल नेचर में कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से, इतने छोटे कि हम उनको अपने आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बताया था डिफ्यूजन में कि डिफ्यूजन का मतलब होता है दो गैसों का मिलना। अभी इसी के ऊपर पेज नंबर 3 पे एक क्वेश्चन है कि भाई परफ्यूम की खुशबू, सॉरी परफ्यूम बोल रहा हूं, गर्म खाने की खुशबू कई मीटर दूर तक आ जाती है लेकिन ठंडे खाने की नहीं। जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डिफ्यूजन का, उस टाइम भी इस क्वेश्चन को मैंने बताया था। फिर से क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन डिफ्यूजन का क्या है भाई। ये डिफ्यूजन का क्वेश्चन है कि गर्म खाने की खुशबू सेवरल मीटर्स अभी तक हमको आ जाती है लेकिन ठंडे की नहीं। तो क्या रीजन है? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन का मतलब क्या? दो गैस का मिलना। मैंने बताया था जो खाना है वो खाना जब गर्म करते हैं हम, तो गर्म करने के बाद उससे जो स्मोक, उसका जो वेपर निकलता है ना, उसका जो वेपर निकलता है वो वेपर हवा में जाके मिक्स हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वेपर प्लस एयर ये दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, अब जो वेपर रहेगा खाने का वो एयर के साथ मिक्स हो गया। और मैंने आपको बताया है और फिर से मैं बता रहा हूं कि डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो बहुत ज्यादा मूव करने लग जाते हैं, बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं। ये मैंने आपको बताया था और यही वजह था कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो जैसे ही बेटा हम हीट करेंगे उसके पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो जब पार्टिकल मूव करने लगते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई, है ना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो वेपर और एयर मिक्स होके बहुत दूर तक मूव करता रहेगा, और यही वजह है कि दूर दूर तक खाने की खुशबू आ जाएगी। लेकिन जो ठंडा खाना रहेगा उसके वेपर एयर में मिक्स ही नहीं होंगे और वहाँ पे काइनेटिक टेम्परेचर है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा ही नहीं, तो वो मूवमेंट ही नहीं करेगा, इसलिए ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती है। ठीक है, तो ये फिजिकल नेचर से एक दो क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में पूछ लिया उन्होंने। उसी तरह बेटा हमने डिस्कस किया था इसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर मैंने बताया था 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं भाई। पहला क्या कि मैटर जो होते हैं सर उनके बीच में स्पेस होता है ना, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना, उनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स जो हैं स्पेस होते हैं आपस में। उसके बाद बेटा दूसरी बात करें तो क्या बोला था मैंने, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर इन मोशन, यानी कि मूवमेंट करते हैं वो। और तीसरी बात हमने क्या की थी बेटा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में, अट्रैक्ट करते हैं आपस में वो। ठीक है, अभी इसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर उन्होंने फिर से पेज नंबर 3 में एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आंसर आपके सामने है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में। अभी इसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके भी बताया बेटा, तो उसके लिए आप क्या करना, जो पिछले लेक्चर्स हैं वहां जाके आप वीडियो को देखो और डिटेल में जान जाओगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसी तरह बेटा आगे मैं पढ़ूं तो आगे मैंने आपको पढ़ाया था स्टेट ऑफ मैटर, है ना, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा भी होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। मैंने पहले भी बताया था कि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, और एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये मोर टू नो में है, मतलब और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बताया गया है। तो मे भी ज़्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चंस ना आए। अगर आएंगे भी तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहाँ से आप आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेटा मैंने बताया था कि सॉलिड की प्रॉपर्टी सॉलिड क्यों है, क्योंकि पेज नंबर 6 पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि जो वुड है, हमारा वुड का ब्लॉक, ठीक है, वो वुड का ब्लॉक सॉलिड स्टेट में क्यों है, लिक्विड स्टेट में क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, है ना, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, जबकि लिक्विड क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उसी तरह बेटा पेज नंबर 6 पे ही 6 पे ही एक क्वेश्चन है कि जो सॉलिड होते हैं उसको एक कराटे एक्सपर्ट आराम से तोड़ सकता है, लेकिन हम उसको आसानी से नहीं तोड़ पाते। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बोला था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप हवा में हाथ को आराम से घुमा सकते हो, क्योंकि गैस है और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है। पानी में अगर आप हवाई हाथ को मूव करोगे तो थोड़ा धीरे होगा, मतलब हो जाएगा, लेकिन जिस तरह आप हवा में हैंड को मूव कर लेते हो उस तरह पानी में नहीं हो पाएगा। थोड़ा आपको क्या लगेगा बेटा, थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स आपको दिखाई देगा वहां पे। और सॉलिड के केस में जैसे मान लो वुड ही है, या ये मार्कर ही ले लो, इस मार्कर के पार्टिकल्स के अंदर आप जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते हो। लेकिन जो कराटे एक्सपर्ट रहता है उसके पास एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी रहती है, एक अलग तरह की ट्रिक्स रहते हैं उसके पास, ताकि वो पार्टिकल्स को जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इसका आंसर ये होगा यहाँ पे। तो बेटा इसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है। उसी तरह पेज नंबर 6 पे बेटा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को टेबुलेट फॉर्म में उसके डिफरेंशिएट बताओ, उसके क्या क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो इसके ऊपर फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर फिर से पूरा एक वीडियो बनाया मैंने हाफ एन आवर का। तो अभी फिलहाल बस शॉर्ट में देख लेते हैं कि भाई सॉलिड के बारे में हम बात करेंगे। तो सॉलिड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी रिजिडिटी की। तो सॉलिड क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या, जो बेंड ना हो, अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो और बेंड ना हो। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि सर जो रबर बैंड है वो तो फ्लेक्सिबल है, तो फिर वो सॉलिड है क्या। तो बिल्कुल है सॉलिड। देखो उस सॉलिड को हम लोग इलास्टिक सॉलिड बोलते हैं, उस तरह के सॉलिड को इलास्टिक सॉलिड बोलते हैं। उसमें भी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बाहर से
तो जाके उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो अपना शेप रिटेन कर लेता है। तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि सॉलिड है। और दूसरा रीजन आप ये दे सकते हो कि दे आर इलास्टिक सॉलिड, मतलब वो सॉलिड्स जिनकी प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, उनको हम इलास्टिक सॉलिड्स बोलते हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अलावा बाकी के जो भी फीचर्स हैं, बाकी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉलिड के, वो सब पूरे पूरे मैच करते हैं, तो इसलिए वो सॉलिड है। ठीक है। उसी तरह बेटा क्वेश्चन आता है, ये मार्कर ही ले लो, मार्कर को अगर आप बेंड करोगे तो ये बेंड हो जाएगा, मार्कर को अगर आप बेंड करोगे तो ये बेंड हो जाएगा। या फिर कोई प्लास्टिक ले लो तो वो बेंड हो जाता है, तो क्या वो सॉलिड है? यस सॉलिड है। बस उस सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्टिक सॉलिड। ठीक है, प्लास्टिक सॉलिड। तो याद रखना ये सारी चीजें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो शुगर है सर, शुगर के छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, शुगर के छोटे छोटे ग्रेन्स हैं। ठीक है, तो शुगर के छोटे छोटे ग्रेन क्या करते हैं? शेप ले लेते हैं, कंटेनर का एक शेप ले लेते हैं। क्योंकि यहां देखो लिक्विड में मैं बोलता हूं, उससे पहले एक चीज देख लो, लिक्विड में बोलता हूं कि लिक्विड क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब जो फ्लो होता है, और गैस भी बोलता हूं फ्लूइड है, मतलब ये भी फ्लो होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि लिक्विड जो होता है वो लोअर पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। मतलब आप क्या कीजिए, सेम अमाउंट में एक बॉटल ले लीजिए, आप उस बॉटल में मान लीजिए आप वेट कर लीजिए, लीटर में नहीं बोल रहा मैं, वेट कर लो, वजन उसका कर लो। ठीक है, पानी ले लो आप, मान लो एक 500 ml या 200 ml आप पानी ले लो, लेकिन उसका वेट कर लो, वजन कर लो, मतलब ग्राम में या केजी में लो आप पानी को, ml में मत लो। ठीक है, और क्या करो, गैस को ले लो, गैस को केजी में ले लो किसी कंटेनर के अंदर। अब उस दोनों को आप उन दोनों को दूसरे कंटेनर में डालो, दोनों कंटेनर में, दोनों कंटेनर या किसी दूसरे बॉटल में डालो आप, तो आप क्या देखोगे कि जो गैस होगा वो पूरे पूरे कंटेनर में भर जाएगा, लेकिन जो लिक्विड है वो पूरे पूरे कंटेनर में नहीं भरेगा, मतलब लिक्विड लोअर पार्ट तक ही रहता है, जबकि गैस पूरे कंटेनर में भर जाता है। तो एक और क्वेश्चन है बेटा इंटेक्स का ही कि भाई जो गैस है, गैस वो क्या करता है? पूरे कंटेनर को क्या भर लेता है क्या? तो इसका रीजन दे। तो उसका रीजन क्या है? गिव रीजन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर है कि गैस जो है पूरे कंटेनर को फिल कर लेता है। गैस क्या करता है? फिल्स द होल कंटेनर बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी मूविंग, है ना, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं और इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, मतलब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, जिसके से पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाते हैं और वो पूरे कंटेनर को क्या कर लेता है? छेक लेता है। इसके अलावा लिक्विड और गैस की ये खासियत है कि ये दोनों भी, इन दोनों का शेप जो है ना वो फिक्स नहीं होता है, इन दोनों का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, दोनों का भी शेप क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। ये कंटेनर का शेप ले लेते हैं, जिस तरह का कंटेनर रहेगा, जिस तरह का बॉटल रहेगा, जिस तरह का बर्तन रहेगा, जिस तरह का वेसल रहेगा, वो वैसा ही शेप ले लेगा। मैंने आपको बताया भी था कि अगर मान लो बॉटल ऐसा है और आपने पानी यहाँ रखा तो वो इस तरीके से फील हो जाएगा, अगर आपका बॉटल इस तरीके से है तो वो इस तरीके से फील हो जाएगा, मतलब उसका शेप ले लेता है। तो यहीं पे जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा था, अब यहाँ ध्यान दो, मैं बता रहा था आपको कि जो शुगर के ग्रेन्स है छोटे छोटे, सर वो भी तो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा भी एग्जाम में। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो उनको एग्जाम, जो क्वेश्चन पेपर आता है बाहर से फाइनल ईयर का, उन्होंने उसमें ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई के कि भाई आई थिंक 2012 में आया है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो उन्होंने पूछा है कि शुगर ग्रेन जो होते हैं वो भी तो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड है या नहीं? तो देखिए शुगर जो है, शुगर के ग्रेन्स बहुत सारे, या शुगर के क्रिस्टल बोल लो, शुगर के जो क्रिस्टल है छोटे 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 बहुत सारे क्रिस्टल हैं, वो क्या कर रहे हैं? कंटेनर का शेप ले रहे हैं। अगर आप स्क्वायर कंटेनर में डालोगे तो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, अगर आप सर्कुलर में डालोगे तो सर्कुलर के फॉर्म में रहेगा, आप जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा। तो ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनके जो सॉलिड, जो शुगर है, शुगर के क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं, टाइनी क्रिस्टल इतने छोटे होते हैं कि वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। बट अगर हम उसके एक क्रिस्टल की बात करें, जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में, तो क्या ये स्क्वायर सर्कल बन जाता है? क्या ये स्क्वायर ट्रायंगल बन जाता है? जी नहीं, ये स्क्वायर स्क्वायर ही रहता है। मतलब इसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, क्या उसने अपना शेप चेंज किया? नहीं किया। तो इसलिए ये क्या है? सॉलिड है, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत सारे क्रिस्टल मिलके क्या करते हैं? उसका कंटेनर का शेप ले लेते हैं। तो ये हो गया बेटा। उसी तरह स्टेट ऑफ मैटर के बाद चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, देखिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। जैसे एक टर्म जो
जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको बाहर से पूछ सकते हैं लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, तो उस अभी बताता हूं मैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हम देख चुके हैं कि सॉलिड जो है वो सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनता है। मतलब चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, मतलब चेंज, स्टेट चेंज करता है। जो हमारा मैटर है वो स्टेट को चेंज कर सकता है। कब? जब हम टेम्परेचर को चेंज करें। अगर गर्म कर दें, सॉलिड को गर्म कर दें तो लिक्विड बन जाएगा, लेकिन लिक्विड को ठंडा कर दें तो सॉलिड बन जाएगा। मतलब कूल कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, है ना, गर्म ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या हो रहा है? स्टेट हमारा चेंज हो जा रहा है। वो यहाँ पे हमने देखा था, वहीं पे हमने डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट को, कि ऐसा पॉइंट जिसपे क्या हो जाए, जो हमारा सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट, है ना। वहां पे मैंने शर्त बताया था आपको कि क्या होना चाहिए? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने इसके ऊपर जो वीडियो है वहां पे एक्सप्लेन भी किया है। तो बेटा अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहां से क्वेश्चन बनता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेटेंट हीट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या है लेटेंट हीट। तो आइए समझते हैं। देखिए, जब हम स्टेट को चेंज करते हैं, चाहे सॉलिड से लिक्विड बनाओ या लिक्विड से गैस बनाओ, आप जब स्टेट चेंज कर रहे हो तो स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जितना हीट लगता है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट जो है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ हीट। क्यों बोलते हैं इसको छुपा हुआ हीट? लेटेंट को हिडन क्यों बोलते हैं? तो देखो, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि आप क्या करना, एक वेसल लेना, एक बर्तन ले लेना, उस बर्तन में बहुत सारे आइस क्यूब डाल देना और थर्मोमीटर डाल देना, नीचे से हीट देना। जब आप हीट दोगे तो आप देखोगे कि आइस मेल्ट हो रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो जीरो ही है। मतलब अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है बेटा, आपके एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है कि भाई जब स्टेट चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, है ना। टेम्परेचर को चेंज होना चाहिए, जबकि वो सॉलिड से मेल्ट हो रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है क्योंकि उस टाइम सारी की सारी हीट, जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, वो सारा का सारा हीट, अगर ये सॉलिड है तो सारा का सारा हीट क्या करेगा? इस सॉलिड के पार्टिकल्स को, इस सॉलिड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको दूर करने में पूरी एनर्जी लगा देगा। मतलब जो भी हम हीट दे रहे हैं, वो हीट क्या कर रहा है? इन दोनों पार्टिकल्स के फोर्स को ब्रेक कर रहा है, और उसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर हमको दिखाई नहीं देता है, टेम्परेचर रेज नहीं होता है, लेकिन वो टेम्परेचर, वो हीट छुपा हुआ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट, और वहां पे टेम्परेचर राइज नहीं होता है, इसीलिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी जीरो और फ्रीजिंग पॉइंट भी जीरो। आइस जीरो पे फ्रीज भी होता है और जीरो पे मेल्ट भी होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बात हो गई बेटा, इसको लेकर के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लेटेंट हीट को लेकर के कि भाई जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जब स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर वेरी क्यों नहीं होता है? तो आंसर क्या बोलेंगे? ड्यू टू लेटेंट हीट। और अगर वही मैं सॉलिड से लिक्विड करूं, मतलब सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज कर रहा हूं, तो उसके लिए जितना हीट लगेगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ही होता है मेल्ट होना, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या डाल देंगे? 1 kg, 1 kg सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो जितना हीट हमको जितनी हीट की जरूरत है हमको, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह लिक्विड से गैस 1 kg, देखो यहाँ पे लीटर को वॉल्यूम में नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी इसको केजी बोलेंगे। 1 kg लीटर बोल रहा हूँ, 1 kg कोई भी लिक्विड या वाटर ले लो, 1 kg कोई भी लिक्विड को अगर गैस में चेंज करने में जितना हीट लग रहा है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हो सकता है बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन आ जाए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, है ना। वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है क्या? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको बोलेंगे? The heat required to convert 1 kg of liquid to the gas is known as what? Latent heat of vaporization। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे हो गया। उसी तरह बच्चों टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ कन्वर्जन्स आपको आ सकते हैं। उससे पहले बेसिक बता दूं मैं थोड़ा सा कि टेम्परेचर और हीट में एक थोड़ा सा फर्क याद रखिएगा। टेम्परेचर जो है इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कितनी गर्मी है, वो कितना ठंडा, बस उसको मेजर करता है वो। लेकिन हीट जो है बेटा वो एक एनर्जी है, याद रखिएगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
हीट एक एनर्जी है कि कितना हम हीट दे रहे हैं, वो एक एनर्जी है, लेकिन टेम्परेचर बस मेजर करता है कि वो चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में इसको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए। जैसे मान लो अब यहाँ से मैं यहाँ तक वैसे मूव कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं? आपको अब्दुल करीम सर ने, हमारे फिजिक्स जो पढ़ाते हैं सर, है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिस्टेंस में कि भाई क्या बोलते हैं इसको, मीटर में हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस को, है ना। तो उसी तरह बेटा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी यूनिट है, जो अभी मैंने बोला डिग्री सेल्सियस या केल्विन, है ना। तो बेटा साइंटिस्ट का नाम था एंडर सेल्सियस। उन्होंने मतलब इसका यूनिट बताया था, स्पेलिंग CELCI होगी, ओके, सेल्सियस। तो एंडर सेल्सियस ने दिया था, ठीक है, इसीलिए उनके नाम पे ही हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट थे विलियम केल्विन, इन्होंने भी मेजर करने के लिए एक अलग तरीका बताया था, जिसको हम SI यूनिट भी बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। और ये जो है साइंटिफिक काम में, जो भी साइंटिफिक काम है, ठीक है, जो भी रिसर्च है, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, और इसलिए SI है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो एंडर सेल्सियस और विलियम केल्विन ने अलग अलग दिया। इन्होंने जो दिया उसको हम लोग केल्विन बोलते हैं, कि इनके नाम पे केल्विन है। तो अभी इसका कन्वर्जन जो है वो आपको आता है, ठीक है। आई थिंक पेज नंबर 9 पे इंडेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन है कन्वर्ट करने के लिए आपको। जैसे मैं एक कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, तो याद रखिएगा कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमको ऐड करना है, जोड़ देना है। क्या ऐड करना है? 273.15 केल्विन, ठीक है। आप इसको 273 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हो जाएगा? तो सर उसमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है? 273 ऐड कर दो, 273 क्या है? 273, तो 273 केल्विन हो गया। अगर मैं बोलूं चलो भाई 300 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? सर इतना आसान तो है, 300 प्लस 273 क्या हो जाएगा? 573 केल्विन। अगर मैं बोल दूं आपको कि भाई 500 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करो, है ना, तब क्या करोगे? देखो, तो जब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना हो तो ऐड करना, लेकिन जब आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करना हो तो सब्सट्रैक्ट करना, माइनस कर देना। आप क्या माइनस करोगे? सेम चीज 273। तो भाई इसको डिग्री सेल्सियस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दो। तो 500 माइनस 273 क्या आ जाएगा? तो ये हो गया, ठीक है, 227 होगा। तो ये कन्वर्जन है, ठीक है, किस तरह हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर ये क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर कन्वर्जन है और इन टेस्ट क्वेश्चन में भी कन्वर्जन है, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। उसी तरह इवेपोरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, इवेपोरेशन के ऊपर क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी और एक इन टेक्स्ट में भी है। तो आइए इवेपोरेशन को एक बार देख लेते हैं फटाफट। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, याद रखिएगा। वेपराइजेशन जो है वो बल्क फिनोमेना है, मतलब पूरा, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो पानी पूरे अंदर से पूरा पानी वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा। लेकिन अगर इवेपोरेशन की बात करें तो ये एक सरफेस फिनोमेना है, उसके सरफेस से बॉयल होता है, इवेपोरेट, जैसे नदी, समुद्र, है ना, वहां के पानी क्या होते हैं, ऊपर सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसके कूलिंग इफेक्ट की वजह से, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस बता भी दिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने पूछा है कि भाई जो मटका का पानी होता है ना, वो ठंडा क्यों होता है? अर्थन पॉट का जो पानी होता है, वाई द वाटर ऑफ अर्थन पॉट इज कूल, है ना, क्यों होता है? उसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए इवेपोरेशन है। क्या होता है, जो हमारा मटका होता है उस मटके में छोटे 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 छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ पानी वहां से निकल जाते हैं, इवेपोरेट होता है, मतलब वेपर बन जाते हैं।
तो मैंने आपको बताया था कि जब वेपर बनता है, ठीक है, तो वेपर बनने के लिए उसको गर्मी चाहिए ना, हीट चाहिए ना, अपने आप तो वेपर नहीं बनेगा। तो वो गर्मी जो मटका रहता है, मटके के अंदर जितनी भी हीट रहती है मौजूद, वो पूरे हीट को ले लेता है। तो जब पूरे हीट को एब्जॉर्ब करके उसने कुछ वाटर को वेपर बना दिया, पूरे हीट मटके के हीट को लेके, है ना, मीटर में जो हमारा मटका है उसकी गर्मी ले लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया और उसको क्या कर दिया, वेपर बना दिया कुछ पानी को, तो बाकी के अंदर जो पानी रह गए वो क्या हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे, है कि नहीं। उसी तरह मैंने बताया था आपको कि हमारे हाथ पे जब आप क्या करोगे, जो नेल पॉलिश क्लीनर है वो रखोगे, नेल पॉलिश क्लीनर जब अपने हाथ पे रखोगे तो क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। और जब वह गायब होता है तो ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि वो वेपर बन जाता है। हमारे हाथ के अंदर जो गर्मी है, क्योंकि बेटा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारे बॉडी में हीट है, तो हमारे हाथ में जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बन जाता है वेपर, इसीलिए हमारा हाथ कूल लगता है ना। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी हो गया बेटा, ठीक है। तो इवेपोरेशन के ऊपर, कूलिंग इफेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो हो गया। और एक क्वेश्चन है कि बताओ हम गर्मी में कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन सा क्लॉथ पहनेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, कॉटन। क्यों, क्योंकि कॉटन जो होता है, सबसे पहली बात, कॉटन स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो इवेपोरेट होता है ना, बाहर से हीट आने के बाद इवेपोरेट होता है। और जब इवेपोरेट होगा तो कुछ गर्मी हमारी बॉडी का भी लेगा वो इवेपोरेट होने के लिए, कुछ हीट। तो जैसे हमारे बॉडी का कुछ हीट ले लेगा तो हमको कैसा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, कूल लगेगा, है ना। जबकि अगर हम पॉलिस्टर का कपड़ा पहनेंगे कॉटन को छोड़ के, तो पहली बात तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और दूसरी बात इवेपोरेट भी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग गर्मी में कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है बेटा। और भी अगर क्वेश्चन आपको कुछ भी डाउट रहे, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मुझे सेंड करो, डाउट सेशन एक कंडक्ट कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। वैसे मैंने ओवरऑल पूरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया आपको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस ये जो मैंने आपके सामने रख दिया ना, ये कुछ नहीं है। पूरा लेसन को ऐसे समझो, मैंने 15-20 मिनट में आपको पूरा लेसन ऐसे रख दिया है। ये लेसन को सामने रख दिया और फटाफट आपने उस क्वेश्चन के आंसर कर ले। तो ठीक है बेटा, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर में नए तरीके से नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। गुड बाय।